हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। अब हम आरटीआई के बचे हुए पार्ट, जिसो कि आरटीआई की प्रोसेस और आरटीआई के अधिकारियों के बारे में है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एलएलबी और विधिक सहायता के लिए इन वीडियोस की बहुत आवश्यकता होगी और आप इससे अपनी तैयारी को भी थोड़ा गति दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है? तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय में वाद नहीं आ सकता। क्या विशेष परिस्थिति में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है? तो हाँ, विशेष परिस्थितियों में ये बात हो सकती है। ये बात याद रखेंगे, विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सहायता कोष, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री सहायता कोष के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जानी चाहिए, यह किस वाद में निर्धारित किया गया है? तो ये हमारी बात श्री शैलेश गांधी बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय के वाद में बात निश्चित की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आयकर रिटर्न व्यक्तिगत किस्म के दस्तावेज छूट प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, यह बात किस मामले में निर्धारित की गई है? तो आयकर रिटर्न को हम व्यक्तिगत दस्तावेज के तौर पर मानने के लिए श्री रतन लाल सीकरी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त आयकर विभाग के वाद को जानते हैं। श्री ओम प्रकाश पोखरियाल बनाम इंडियन एयरलाइंस का वाद किस धारा से संबंधित है? तो ये वाद हमारा धारा 11 से संबंधित है। किसी दूसरे व्यक्ति के पासपोर्ट के विवरण को अधिनियम की धारा 8(1) के जे के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता, यह बात किस वाद में निर्धारित की गई है? तो इस बात को निर्धारित किया गया है श्री कृष्ण कुमार गोयनका बनाम विदेश मंत्रालय के वाद में। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि परीक्षार्थी को यह जानने का अधिकार है कि उसे साक्षात्कार करने वाले आयोग के सदस्यों की पृष्ठभूमि क्या है? यानी आप इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों की पृष्ठभूमि जान सकते हैं। ये बात रजनीश सिंह चौधरी बनाम यूपीएससी के केस में निश्चित की गई है। निम्नलिखित में कौन सा वाद विदेशी दूतावास के सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में लागू है? तो इस विषय पर जो लागू होने वाला केस है जे अंजू मुसाफिर बनाम EMEA का है। निम्नलिखित में किस वाद में यह मत व्यक्त किया गया है कि मतदाता का अधिकार सूचना का अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है। तो इस बात के लिए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का केस है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वाद परीक्षार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका देखने से संबंधित है? तो इसमें आपका जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की मांग से संबंधित है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स का केस है और इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सूचना स्वतंत्र अधिनियम के निरसन से निम्नलिखित में कौन सी धारा संबंधित है? तो इस अधिनियम से धारा 31 का संबंध है। अगला है, इनमें से कौन सी धारा राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों से संबंधित है? तो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों से धारा 100 आपकी 15 का संबंध है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16 में क्या सम्मिलित है? तो सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 16 में राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि का वर्णन है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 का संबंध किस बात से है? तो अपील से संबंधित है धारा 19 का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धारा 20 में शास्ति के मामले में प्रावधान किए गए हैं। इस धारा में कुल कितनी उपधाराएं हैं? तो एक जो धारा 20 है जिसमें कि शास्ति से संबंधित प्रावधान है, उसमें 2 मुख्य उपधाराएं दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से निलंबित करने के उपबंध के बारे में कौन सी धारा प्रावधान करती है? तो ये धारा 114(2) है। इसके अनुमोदन पर मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर केंद्रीय सूचना आयोग कार्यालय स्थापित कर सकता है। तो ये जो आदेश पर सहमति होगी वो केंद्रीय सरकार की होगी। बिटिया, निम्नलिखित में कौन सी धारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन स्वीकार करने से अलगाव करती है? तो ये न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन करने वाली धारा 23 है। धारा 23 का संबंध है न्यायालयों की अधिकारिता से, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने के संबंध में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 22 प्रावधान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के गिरफ्तार आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला दिए जाने से संबंधित है? तो ये धारा हमारी 50 है।
अधिकार अधिनियम की धारा 18 का संबंध है आयोग की शक्तियों से कि सूचना अधिकार आयोग किन शक्तियों को रखेगा। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 का संबंध है। 20 का संबंध शस्ति एवं शास्त्र के संविधान से है कि किस व्यक्ति को जो हमारा चुनाव आयुक्त है वो कितनी शक्ति किसी सूचना अधिकारी के कर्तव्यों में शिथिलन के कारण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संसद और विधानमंडल में लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर ये केस पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का केस है। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का केस किस बात से संबंधित है? तो यह केस सस्ती के प्रावधान से है जहाँ पर आर्थिक जुर्माना दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि आर्थिक जुर्माने को ही हम सस्ती कहते हैं। ये आपके आयुक्त के अंडर में होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस वाद में मत यह व्यक्त किया गया है कि धारा 20 के प्रावधान आज्ञा पर हैं? तो ये 166 नंबर पे निम्नलिखित में किस वाद में यह बात व्यक्त की गई है कि धारा 20 के प्रावधान आज्ञा पर निर्भर हैं? तो यहाँ पर जो रामू वर्मा बनाम राज्य चुनाव आयोग का वाद है उस पर यह बात डिसाइड की गई है। किस वाद में न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि लोक सूचना अधिकारी की सक्षमता में है कि व्यापक लोकहित को सूचना में आवश्यकता के साथ स्पष्ट करे? तो लोकहित के इस बाब में स्वरूप सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद है। निम्नलिखित में किस वाद में न्यायालय ने यह बताया कि लोक प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना स्वप्रेरणा से देगा? तो स्वप्रेरणा से सार्वजनिक सूचना देगा, ये बात राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग बनाम उत्तराखंड सूचना आयोग के केस में है। निम्नलिखित में किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के पालन हेतु यदि आवश्यक समझे तो अन्य अधिकारियों की सहायता ले सकता है? तो जो सूचना अधिकारी है वो धारा 5(4) के तहत अन्य अधिकारियों की सूचना ले सकता है। यदि सूचना का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है तो 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात किस धारा में बताई गई है? तो ये बात अधिनियम की धारा 7 में दी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवेदन की अस्वीकृत की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति को कौन सी सूचना प्रदान करेगा? तो अस्वीकृति का कारण बताएगा और वह समयावधि बताएगा जिसके अंदर अपील की जा सकती है। ए और बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। निम्नलिखित में किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त को शुल्क वापस किए जाने के लिए आदेश पारित करने के लिए कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी? यानी अगर शुल्क वापस लिए जाने की बात है तो ये बात हमारी अहमदाबाद शिक्षा बनाम भारत संघ के वाद में है। निम्नलिखित में लोकहित के महत्व में बातों का प्रकाशन करने के लिए समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है और उस पर अवरोध नहीं लगाया जा सकता। ये बात निम्नलिखित में किस वाद में बताई गई है? तो ये कथन हमारा रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम प्रोप्राइटर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में है। अनुसूची 2 का संबंध अधिनियम की किस धारा से है? अनुसूची 2 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 2 में हमें धारा 24 के तहत बताई गई चीजों का वर्णन है जिसमें कि सूचना से मुक्त होने वाले संस्थानों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग एवं सुरक्षा संगठनों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उल्लेख 2 अनुसूची में किया गया है जिन्हें सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है। दूसरी अनुसूची में कौन सी असूचना और असुरक्षा, ये असूचना नहीं असुरक्षा और सुरक्षा के संगठनों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें असूचना ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों की बात बताई गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैमानिक अनुसंधान केंद्र क्या केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय असूचना और सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत आता है? तो वैमानिक अनुसंधान को इसमें रखा जाता है। स्थापक नियंत्रण ब्यूरो क्या केंद्र असूचना संगठनों के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर स्थापक नियंत्रण ब्यूरो की बात है तो इसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्या पर्याप्त कारण से अपील न किए जाने की अवधि में 30 दिन के बाद भी अवधि मंजूर हो सकती है? हाँ हो सकती है। 15 दिन का समय और मिलता है ये, लेकिन उसके लिए आपको कारण बताना होगा। निम्नलिखित में कौन सी धारा द्वितीय अपील किए जाने के संबंध में है? तो द्वितीय अपील का प्रावधान धारा 19 में दिया गया है। पर्याप्त कारण पर क्या अपील 20 दिनों के बीत जाने के बाद भी की जा सकेगी? तो द्वितीय अपील के किए जाने का जो काम है, जो द्वितीय अपील का काम है उसे किया जा सकता है 90 दिनों के बाद भी, लेकिन उसके लिए भी कारण देने होंगे। अपील को अस्वीकार करने की स्थिति में अस्वीकृत का पर्याप्त आधार साबित करने का भार किस पर होगा? लोक सूचना अधिकारी पर होगा।
कोई भी व्यक्ति जो सद्भावपूर्ण कोई बात या कार्य करता है, उसके विरुद्ध ना तो कोई वाद लाया जाएगा, ना ही उसका अभियोजन किया जाएगा। यह बात किस केस में निश्चित की गई है? तो ये बात धारा 21 में बताई गई है। निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि अधिनियम कहाँ पर और किस पर लागू होता है? तो जहाँ पर ये अधिनियम कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो ये अधिनियम किन चीज़ों पर लागू नहीं है, वो बात धारा 24 में बताई गई है और उसमें कुछ संगठनों की बात की गई है। ये संगठन अनुसूची 2 में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को व्यक्तियों को शिकायत प्राप्त करने की और जांच करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य सूचना आयोग को धारा 18 के तहत ऐसी शक्ति प्राप्त है। सूचना अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन शिकायत कौन से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाएगी और इस संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो जो धारा 18 है उसमें राज्य सूचना आयोग व्यक्तियों से सूचना और शिकायत ले सकता है और उसके संबंध में कार्रवाई कर सकता है। निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि सूचना आयोग किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा बशर्ते सूचना अधिकार अधिनियम उस पर लागू हो? तो अगर सूचना अधिकार अधिनियम किसी जगह पर लागू है तो ये सूचना आयुक्त उसकी परीक्षा कर सकेगा। ये बात धारा 18 में है। निम्नलिखित में किस धारा में युक्ति के आधार पर सूचना अधिकारी को जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो सूचना अधिकारी जांच कर सकता है 18(2) के तहत। सूचना आयोग की शक्तियों के बारे में प्रावधान 18(3) के अंतर्गत किया गया है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। सूचना अधिकारी की शक्तियों के बारे में जांच जो प्रावधान है वो 18(3) में है। निम्नलिखित में कौन सी धारा अभिलेख की परीक्षा किए जाने से संबंधित है? तो अभिलेख की परीक्षा किए जाने से संबंधित धारा 18(4) है। राज्य सूचना आयुक्त का मुख्य कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 6 वर्ष का होगा। तो ये बात सच है या नहीं है? तो ये बात असत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्य सूचना आयोग अपना त्याग राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे चूंकि ये राज्य के स्तर पर है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 17 का संबंध किस बात से है? तो जो राज्य सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 17 है उसका संबंध राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाए जाने के संबंध में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या असमर्थता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय को राज्य सूचना आयुक्त के हटाने जाने संबंधी रिपोर्ट यदि प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल सूचना आयुक्त की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में निलंबन कर सकता है। आवश्यक होने पर कार्यालय में प्रस्तुत होने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूचना आयोग के जांच के समय किस संहिता के अधीन महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी? तो सूचना आयोग की जांच के समय सूचना आयोग के आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता के कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। यदि कोई मुख्य आयुक्त भारत सरकार या भारत सरकार की ओर से किए गए किसी करार से संबद्ध रहा है तो यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर भारत से किए गए करार से संबंध रहा हो तो यहाँ पर ये कदाचार से संबंधित बिल्कुल होगा और आपको ये चीज़ नहीं करनी है। राज्य सरकार की ओर से किए करार से संबद्ध रहा हो तो यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आएगा? हाँ, ये आएगा क्योंकि जो सूचना आयुक्त है वो निष्पक्ष होना चाहिए। यदि कोई सूचना आयुक्त किसी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करता है तो कदाचार है? हाँ, ये कदाचार की श्रेणी में आएगा। सूचना आयुक्त लाभ नहीं ले सकता। राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति की सदस्य राष्ट्रपति द्वारा बनी समिति की सिफारिश की जाती है। तो राज्य राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बनी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो ऐसा राष्ट्रपति द्वारा बनी समिति के सिफारिश पर ये काम नहीं होता है क्योंकि ये बात असत्य है। राज्य के लिए राज्य स्तर पर समिति बनती है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में समिति में मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। ये बात सत्य है। जहाँ पर विपक्ष दल के किसी नेता को जहां विधानसभा में विपक्ष दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधानसभा की सरकार विपक्षी दल के एकल बड़े समूह को विपक्षी नेता माना जाएगा। ये बात सत्य है या असत्य है? इस बात को हम यहाँ पर सत्य मानेंगे और उसे राज्य सूचना आयोग में सदस्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल का एक मंत्री क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु बनी समिति के रूप में नामित होगा? हाँ, होगा। सूचना आयोग के अंतर्गत धारा 18 में दीवानी न्यायालय की कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं? दस्तावेज के निरीक्षण की, साक्ष्यों की परीक्षा हेतु समन जारी करने की, ये दोनों शक्तियां प्राप्त होंगी। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि मुख्य सूचना आयुक्त दिवालिया या न्याय निर्णीत है तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति उसे पद से हटाने का आदेश दे सकता है?
यदि कोई सूचना आयुक्त अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा है तो उसे पद से हटाने का वो किया जा सकता है। हाँ, आदेश जारी हो सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम कोई सूचना आयुक्त पद पर बने रहने के अयोग्य है तो इसे किस धारा के अंतर्गत हटाया जाएगा? तो राज्य सूचना आयोग को उसके पद से धारा 14 के अंतर्गत हटाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की राय में सूचना आयुक्त ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विहित हो तो क्या उसे इसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है और ये धारा 14 के अंतर्गत होगा। निम्नलिखित में किस धारा के धारा 14(1) के अंतर्गत आय कदाचार की व्याख्या की गई है? तो कई राज्य सूचना अधिनियम की धारा 114(4) में की गई है। निम्नलिखित में कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित है? तो राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित धारा 15 है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य आयुक्त के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर 10 सदस्यों का है, यानी राज्य सूचना आयुक्त 10 सदस्यों के रूप में हो सकते हैं। राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों का पालन करता है, ये बात सच है। राज्य सूचना आयोग में सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा गठित कमेटी के आधार पर की जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी का अध्यक्ष जो होगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। राज्य सूचना आयोग की बनी समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो विधानसभा विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित मंत्रिमंडल के सदस्य सभी शामिल होंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किससे किया जाता है? तो सूचना प्राप्त करने के लिए आप जब अनुरोध करते हैं तो लोक प्राधिकारी से करते हैं और वही सूचना अधिकारी होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त सहायता और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता पाने वाला गैर सरकारी संस्थान इस इच्छित सूचना के प्रकटन से मुक्त नहीं है। यह बात किस अधिनियम की किस धारा में या किस वाद में कही गई है? तो ये बात धारा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में करी गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किस धारा के तहत किया जाता है? तो सूचना प्राप्त करने के लिए जो अनुरोध किया जाता है वो हमारा धारा 6 में है। इस प्रावधान के अंतर्गत अनुरोध का निपटारा किया जाता है। अनुरोध का निपटारा धारा 7 के अंतर्गत किया जाता है। अनुरोध प्राप्त होने के बाद सूचना कितने दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी? सूचना 30 दिन या 1 माह दोनों सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, यदि प्रश्न प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। अनुरोध प्राप्त होने के दौरान सूचना कौन उपलब्ध कराएगा? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी? ए बी दोनों मिलकर के सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे। ए और बी सही होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यदि कोई सूचना भारत की संप्रभुता से और एकता अखंडता से संबंधित है तो क्या ऐसी सूचना की अवधि क्या होगी? ऐसी सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए बाध्यकारी कोई अवधि नहीं दी गई है। यदि निम्न में से किसमें सूचना नहीं देना कोई प्रभाव नहीं डालता है? अगर ऐसी कोई यदि सूचना से न्यायालय की अवमानना होती है तो विदेश सरकार से अविश्वास होता है तो और सूचना जो वैज्ञानिक और आर्थिक हित में हो तो उपरोक्त सभी के द्वारा ये सूचना नहीं दी जाएगी। ये सूचना प्रकटन से मुक्त होगी। सूचना प्रकटन से छूट किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो जो हमारी धारा 8 है उसके तहत सूचना प्रकट करने से छूट दी गई है। अधिनियम की धारा 10 कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? तो अधिनियम की धारा 10 हमारी पृथक्करणता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। यदि मांगी गई सूचना में तृतीय पक्ष का हित शामिल है तो सूचना प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा कितने दिनों की होगी? यह अधिकतम समय सीमा 40 दिनों की होगी। यदि मांगी गई सूचना के आधार पर जानकारी के आधार पर प्रदान की गई है और इसे तीसरा पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है तो तीसरे पक्ष को भी जारी नोटिस में PIO के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह बात किस धारा में कही गई है? तो ये कितने दिनों की नोटिस के समक्ष प्रतिनिधित्व का दिया जाना चाहिए? 10 दिन की नोटिस होगी। सूचना अधिकार अधिनियम में मांगी गई सूचना के लिए क्या फीस निश्चित की गई है? तो सूचना अधिकार अधिनियम में मांगी गई फीस जो है वो 10 रुपये है। प्रथम अपील का निपटारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर होगा? तो बेसिकली ये जो अपील में समय दिया गया है इसके लिए आपके 30 दिन का समय दिया गया है। प्रथम अपील के निपटारे की अवधि यदि आवश्यक हो तो 30 दिनों से बढ़ा करके उसे 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति में शामिल हैं
तो केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति में सभी शामिल होते हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। सीआईसी की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसकी नियुक्ति करने का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है? ये अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। कौन सी धारा सीआईसी के गठन से संबंधित है? तो सीआईसी से गठन के संबंध में धारा 12 और 13 का वर्णन है। केंद्रीय सूचना अधिकारी किस धारा के अंतर्गत सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं, जहां पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह की अनुरोध में कॉपीराइट का उल्लंघन होगा? तो यहाँ पर किस धारा का वर्णन है? तो ये धारा 9 में कहा गया है। एपीआईओ प्रथम अपीलों को किसे अग्रसारित करता है? तो जो एपीआईओ है वो प्रथम अपीलों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को अग्रसारित करेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपील निस्तारित करने की समय सीमा कितने दिनों की होगी? तो जो प्रथम अपील है इसको निस्तारित करने की समय सीमा 30 से 45 दिनों की है। सूचना अधिकार अधिनियम में क्या किसी प्रार्थना किस भाषा में हो सकेगी? तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई बात में हिंदी भी हो सकती है, गुजराती भी, अंग्रेजी भी या कोई क्षेत्रीय भाषा, सभी सही है। किसी भी भाषा में सूचना मांगी जा सकती है। लोक को सूचना प्राधिकारी जिस कार्य के लिए मौद्रिक दंड लगा सकता है वो कौन है? सूचना समय से स्वीकार न किया जाए या निर्दिष्ट समय में सूचना न दी जाए या जानकारी नष्ट करने के लिए। तो उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिनियम की धारा की उपधारा 19(1) के तहत अनुरोध द्वारा अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो पीआईओ को निर्णय प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर। नियमों को समुचित सरकार द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमों को अधिसूचित करके बनाया जा सकता है, तो इसके लिए आपके सभी सही नहीं हैं। नियमों को समुचित सरकार या सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमों को अधिसूचित करके बनाया जा सकता है, तो किस तरीके से नियमों का निर्माण किया जा सकता है, इस विषय में ऑफिशियल गजेट पर ही पब्लिकेशन केवल होगा। मुख्य सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में प्रवेश करने के दिन से 5 वर्ष तक पद को धारण करेगा। क्या सीआईसी को 2 बार नियुक्त किया जा सकता है? तो सीआईसी की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि इस पर रोक है। सीआईसी को हटाए जाने का अधिकार होगा साबित कदाचार में, अक्षमता में। तो ए और बी के आधार पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य सूचना अधिकारी को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है। तो मुख्य सूचना अधिकारी को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान धारा 14 में है। सीआईसी हटाया जा सकता है। इन सभी आधारों पर सीआईसी को हटाया जा सकता है। राज्य सीआईसी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य सीआईसी अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। कमीशन की शक्ति एवं कार्य प्रावधानित हैं, यानी कमीशन की शक्ति और प्रावधानों के विषय में धारा 18 में वर्णन है। यदि कोई सूचना अधिकारी किसी आवेदन को जानबूझ करके गलत देता है तो उस पर 25,000 रुपए तक की उस पर 2,50,000 रुपए तक की 2,50,000 रुपए तक की सख्ती आरोपित की जा सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरे पक्ष का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है। तीसरे पक्ष का में सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों की दोनों बातें शामिल हैं, इसलिए सी सही होगा। कब सूचना में दी जाएगी? तो यदि व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, जहाँ 30 दिनों के भीतर सूचना देने में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जहाँ लोक प्राधिकरण प्राप्ति के उसमें अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल पहला और दूसरा ही पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अंतर्गत सीआईसी किस में आता है? तो सीआईसी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो प्रावधान हैं उनके अनुसार इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी और जिन्हें आवश्यक समझा जाए उतने सीआईसी नियुक्त किए जाएंगे। सूचना आयुक्त को कौन निलंबित कर सकता है? तो उत्तर भारत का राष्ट्रपति सूचना अधिकारी को सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है। अब तक कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं? तो अब तक 9 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। शिकायत की जांच करते समय सूचना आयोग के अधिकार के पास यह अधिकार है
तो ये तीनों अधिकार सूचना आयुक्त के पास होते हैं, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को सही करेंगे। निम्नलिखित में ध्यान रखते हुए बताइए कि एपीआईओ को दंडित किया जा सकता है यदि वह दुर्भावना से गलत इनकार करे या प्रस्तुत जानकारी को बाधित करता है। तो ये भी दोनों सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जो यथोचित रूप से छूट वाले हिस्से को गैर छूट वाले हिस्सों को बचाता है, तो आंशिक रूप से आवेदन को जानकारी प्रदान करता है, तो उसे निर्णय लेने वाले व्यक्ति का पदनाम दिया जाना होगा, निर्णय का कारण और शुल्क का विवरण, ये सभी सही होंगे, ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होंगे? तो मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर रखा गया है, इसीलिए हम सीईसी की बात करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर की। पीईओ पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है, ए और सी दोनों सही हैं। वर्तमान में भारत का सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में सूचना आयुक्त के तौर पर यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। सूचना अधिकार की प्रार्थना कैसे की जा सकेगी? तो पोस्ट और ईमेल दोनों से सूचना अधिकार की रिक्वेस्ट की जा सकती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निवेश जमा करने का तरीका है तो कैश, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक, तीनों के माध्यम से दी जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूचना अधिकार के आवेदन के लिए निजी स्वामित्व एवं संगठनों को भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्या ये बात सच है? तो इस बात को हम पूरी तरीके से सच समझते हैं और ये मानेंगे कि यहाँ पर सूचना अधिकार बिल्कुल सही है। पीआईओ की धारा खंड 8 के खंड 1 में छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा करना चाहिए यदि वह सार्वजनिक हित, सुरक्षात्मक हित के नुकसान से अधिक है। तो ऐसी स्थितियों में आपका जो पीआईओ है वो सूचना देगा। क्या सद्भाव में कार्रवाई लागू होती तो एपीआई अनजाने में सूचना से छूट का खुलासा कर सकता है? तो ऐसे समय में हाँ, वो छूट का खुलासा कर सकता है अगर किसी अधिकारी पर ये कार्रवाई लागू हो रही हो तो। धारा 19 में द्वितीय अपील करने की समय सीमा कितनी है? तो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के बाद द्वितीय अपील 90 दिनों के अंदर की जा सकती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक शेयर